हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका गोल्डन चांस विद आर्यन चैनल में। मैं आप सबको एनसीईआरटी का सेशन फर्स्ट क्लियर करा रहा हूँ, जिसमें हम आवर सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। ज्योग्राफी का लेसन है, जिसमें हमारा ये सेकंड वीडियो है जो आपके सामने हम लाए हैं। हम पढ़ाने वाले हैं आपको सौरमंडल सिस्टम। अभी आगे तक ये जाना था कि आकाशीय पिंड क्या होते हैं, है ना, जिसे हम कोस्टल वीडियो बॉडीज बोलते हैं, उनके विषय में बताया, कैसा देखने में लगता है, एस्ट्रोनॉमर्स खगोलविदों के अनुसार, है ना, और कितने नक्षत्र मंडल हैं। 88 नक्षत्र मंडल है हमारे स्काई में, आकाश में, है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में बताया, बिग बैंग बियर बताया, कैनिस मेजर बताया, ये सब चीज़ें बताई, सप्तऋषि बताया, है ना। तो हम बात करेंगे आगे। अब यहाँ से पार्ट इम्पॉर्टेंट चालू होता है, जिसे हम सोलर सिस्टम की बात करेंगे। और यहाँ से एक हमारे करीबी जो सौर मंडल है उसके विषय में पूरी डिटेल से आपको जानकारी मिलेगी। आप ये समझो, सोलर सिस्टम जो है उसके 8 प्लैनेट्स हैं, मतलब 8 ग्रह हैं। और उसमें सैटेलाइट अगर पूछा जाए तो इसी तरीके से सबके सैटेलाइट अलग अलग हैं, किसी के हैं भी नहीं, है ना। वो भी सब क्लियर कराएंगे। और सम अदर्स कोस्टल बॉडीज, जिसकी हम बात करें, कुछ आकाशीय पिंड हैं जिन्हें हम खगोल पिंड भी कहते हैं। एस्ट्रॉयड हैं जिसे हम उल्का पिंड बोलते हैं। मेट्रॉयड हैं जिसको हम पुच्छल तारा के नाम से या उल्का पिंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्षुद्रग्रह एस्ट्रॉयड के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे सोलर सिस्टम में पाई जाती हैं, याद रखना। क्या है? सन प्राइम है, फिर 8 प्लैनेट्स हैं, फिर सैटेलाइट्स हैं, सम अदर, मतलब अगर हम बात करें तो ये तुम्हारी खगोल पिंड है ना, कोस्टल बॉडीज के नाम से जानते हैं। एस्ट्रॉयड हैं जिन्हें हम क्षुद्रग्रह के नाम से जानते हैं। और ये उल्का पिंड जिसे हम मेट्रोइड के नाम से जानते हैं, समझ रहे हो। तो ये सब बॉडीज मिलाकर हमारा सोलर सिस्टम बनती हैं, है ना। सोलर सिस्टम में अगर हम बात करें तो ये आपको फिगर दिखाया जा रहा है, इसको आप देखिए। ये हमारा सन है। सन के अगर 8 प्लैनेट्स हैं तो ये एक सबसे नियरेस्ट प्लैनेट्स की अगर बात करें तो ये मरकरी आपको दिख रहा होगा। फिर उसके सेकंड नंबर पर ये वीनस है। वीनस के थर्ड नंबर पर यहाँ पर अर्थ है। और यहाँ पर फोर्थ नंबर पर मार्स है। और एस्ट्रॉयड बेल्ट है। एस्ट्रॉयड बेल्ट माने, एस्ट्रॉयड बेल्ट की अगर हम बात करें तो क्षुद्र ग्रहों का ये जो राउंड सफ़ेद सफ़ेद पट्टी दिख रही, तो ये क्षुद्र ग्रहों की एक बेल्ट बनी हुई है वाइट टाइप में। ये किसके बीच में पाई जाती है अगर पूछा जाए तो ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है। तो ये जुपिटर आगे दिख रहा है आपको, ये स्ट्रॉन दिख रहा है, ये यूरेनियस है 7th नंबर पर, ये नेपच्यून है आपको 8 नंबर पर। तो हम थोड़ा क्लियर करते हैं थोड़ा थोड़ा इन दोनों को, है ना। तो पहले नंबर पे हम सौरमंडल के प्लैनेट्स की बात कर लेते हैं। प्लैनेट्स में अगर सौरमंडल की बात करें तो हम सबसे नियरेस्ट जो प्लैनेट है मरकरी है सन से। सन हमारा प्राइम है, मतलब प्रधान हमारे सौरमंडल का जो प्रधान तारा है सन, वो हमारा सूरज है ना। सूर्य क्या है? सन इज द स्टार। सूरज जो है एक तारा है ना। उसका प्रधान जो ग्रह है, प्रधान है सौरमंडल का। और उसके जो ग्रह हैं करीबी, तो ग्रह 8 हैं। 8 में हम एक एक का सब की जानकारी देंगे आपको, ये आप क्लियर रखिए। तो यहाँ पर हम देखना चाहेंगे, आप थोड़ा वैसे करके देख लीजिएगा ताकि आपके समझ में आ जाए। सन के करीब में सबसे पहले कौन सा है? मरकरी, जिसे हम बुध ग्रह के नाम से जानते हैं, है ना। इसका अगर कलर की बात करी जाए तो इसका ब्राउन कलर है। और सूर्य से अगर इसकी डिस्टेंस की बात की जाए तो 5.8 करोड़ किमी है ना। और ये अपने एक्सिस पर अगर बात की जाए कितने समय में मूव करती है, तो ये अपने एक्सिस पर 58.7 डेज में मूव कर सकती है। अगर सन के राउंड मूव करने की बात की जाए तो 88 डेज लग जाते हैं।
और इसके अगर और आगे जानकारी लेना है आप सैटेलाइट की जानकारी कि इसके सैटेलाइट कितने हैं, तो कोई भी सैटेलाइट नहीं है मरकरी का, है ना। हम फिर नेक्स्ट बात करते हैं वीनस। वीनस मतलब शुक्र ग्रह का, जिसका कलर अगर बात की जाए तो कलर है इसका हल्का येलो कलर, है ना। इसकी सूर्य से अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो ये है 10.8, है ना। फिर अगर हम बात करें अपने अक्ष पर कितना समय लेती है मूव करने में, तो 243 डेज का समय लेती है, और सन के राउंड मूव करने में इसे टाइम लगता है 200। यहाँ पर तो कुछ और दे रखा है, तो यहाँ पर अगर वीनस की बात की जाए तो 255 डेज लग जाता है ना, सन के अराउंड मूव करने में। और वीनस की अगर बात की जाए कि ये वीनस से अपने एक्सिस पे कितने समय में घूमता है, तो 243 डेज लग जाते हैं, ठीक है। अगर इसकी सैटेलाइट की बात की जाए तो इसके कोई सैटेलाइट नहीं है। फिर हम थर्ड नंबर पर अर्थ की बात करते हैं। इसका कलर कैसा है, तो इसका कलर जो हम पृथ्वी पर रह रहे हैं उसका कलर है ग्रीन और ब्लू, जिसे नीला और हरा कह सकते हैं। ये नीला और हरा क्यों दिखाई देता है, उसका रीज़न भी है, आगे बताएंगे आपको। फिर इसका सूर्य से दूरी कितनी है, तो 14.96 किमी करोड़, है ना। तो अगर ये अपने अक्ष पर पूछा जाए कितने समय कितने समय में मूव कर लेती है, तो ये 24 आवर्स से टाइम लगता है, मतलब 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूम लेती है, एक चक्कर लगा लेती है। और सूर्य के अगर परिक्रमण की जाए, इसका परिक्रमा की अवधि पूछी जाए, टाइम पीरियड पूछा जाए, तो सन के टाइम पीरियड में इसे टाइम लगता है 365 डेज का टाइम लग जाता है। इसका एक सैटेलाइट भी है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं, मून कहते हैं ना। फिर हम मार्स की बात करते हैं। मार्स क्या है, मार्स सन से 4th नंबर पे हमें दिख रहा है, ये देखिएगा, मार्स 4th नंबर पे है सन से। तो मार्स की बात करें, मार्स का कलर अगर पूछा जाए रेड है ब्राउन है, दो कलर में दिखाई देता है। इसकी सूर्य से डिस्टेंस पूछी जाए तो 21.7 करोड़ किलोमीटर है ना। इसे अपने अक्ष पर घूमने में लगभग समय टाइम पीरियड लगता है 9 आवर, है ना। 9 आवर की बात की जाए मतलब कि इसे टाइम लग जाता है अपने अक्ष पर 24 आवर्स का टाइम लग जाता है। उसके बाद में ये सन के अराउंड मूव करने में इसे लग जाता है करीब 687 डेज का समय लगता है ना। फिर हम बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर क्या है, जुपिटर का कलर कैसा है, कलर की बात करें तो ये गुलाबी रंग पर है, सफ़ेद पट्टी, है ना, गुलाबी रंग के तरीके से है, सफ़ेद पट्टी में, है ना। और इसका अगर हम सूर्य से दूरी पूछी जाए तो सूर्य से दूरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाती है 77.8 करोड़ किमी है ना। और फिर इसका टाइम अगर पूछा जाए अपने अक्ष पर घूमने में जुपिटर को कितना लगता है अपनी धुरी पर घूमने में, तो 9 आवर का टाइम लग जाता है, 9 आवर 55 मिनट का टाइम लग जाता है लगभग, है ना। तो हम नेक्स्ट की बात करते हैं, इसे सन के अराउंड मूव करने में लगभग कितना टाइम लगता है, तो 11.66 है ना, 11.66 का टाइम लगता है। तो ये मान लीजिए आप कि 11.66 इसके। और एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके सैटेलाइट सबसे हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक है, मोर सैटेलाइट है, अधिक हैं सबसे। 8 प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट में अगर सबसे अधिक पूछा जाए कि सैटेलाइट किसके हैं, किस ग्रह के हैं, तो आप बता देना 69 जुपिटर के सैटेलाइट हैं जो सबसे अधिक हैं सोलर सिस्टम में, है ना। फिर हम बात करेंगे शनि, जिसे हम स्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो ऑर्बिट, ये देखो ऑर्बिट करता है कितने टाइम में, शनि अगर पूछा जाए तो ये 29 टाइम लेता है, 29 ईयर, मतलब 29 ईयर मीन्स हो जाता है यहाँ पर कि 29 साल पहले की बात है, 29 साल पहले की बात है,
ऑर्बिट सन राउंड करता है मूव के, है ना। उसके बाद में अपने अक्ष पर इसे घूमने में लगभग समय लग जाता है, तो 10 घंटे में ये अपने अक्ष पर घूम लेता है शनि। फिर हम बात करते हैं 7 नंबर पर आता है यूरेनस। यूरेनस की अगर बात करें तो 7 नंबर पे यूरेनस आता है। तो यूरेनस अगर टाइम लेता है, ये सबसे हाईएस्ट टाइम लेता है सन के राउंड मूव करने में। तो 84 ईयर का टाइम लगता है सन के चारों ओर घूमने में इसको, यूरेनस का। अगर इसके सैटेलाइट की बात की जाए तो यहाँ पर 27 सैटेलाइट हैं इसके, है ना। अभी हमने पीछे बताया था स्ट्रॉन के सैटेलाइट्स के बारे में, तो वो बताए थे हमने 62, है ना। तो ये सैटेलाइट दोनों के मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना। मतलब पहले नंबर पे सैटेलाइट सबसे हाईएस्ट हैं जुपिटर के, फिर स्ट्रॉन के 62 और फिर यूरेनस के 27, और फिर आएंगे 4th नंबर पर जुपिटर नेपच्यून के सैटेलाइट, ये हैं 14। और उसके और नीचे चले आइए तो सब जो मार्स है उसके 5th नंबर पर सैटेलाइट हैं। और फिर हम बात करेंगे 6 नंबर पर सैटेलाइट मून का, एक ही फर्स्ट है ना। तो हम यूरेनस के बाद में अब नेपच्यून की बात करेंगे। तो नेपच्यून क्या है? नेपच्यून का कलर कैसा है अगर पूछा जाए तो गहरा आसमानी है ना, डार्क आसमानी की बात करें तो इसका अगर डिस्टेंस पूछा जाए सन से तो 449.7 किलोमीटर करोड़ दूरी पर है ये, है ना। और इसे अगर सन के राउंड मूव करने में टाइम पीरियड कितना लगता है, तो सबसे हाईएस्ट टाइम इसी को लगता है सन के राउंड मूव करने में। तो कितना टाइम लगता है इसमें? लगता है 164 ईयर का टाइम लग जाता है पूरा, है ना। इससे कम नहीं, ऊपर अधिक लगता है ना। तो इससे अगर अपने अक्ष की बात की जाए एक्सिस पर, तो इसे एक्सिस पर घूमने में इसको 16 आवर्स का टाइम लगता है, समझ रहे हैं। और फिर इसकी अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो प्लैनेट्स इसके 14 हैं। ये अभी हमें लगता है आपका क्लियर हो चुका होगा सेशन, है ना। तो ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब आगे हम बात करते हैं दूसरा, आपको ले चलते हैं सन की ओर। अब क्या आ रहा है? सन। अब सन के विषय में हमें पूरी जानकारी हो जानी चाहिए। ये आपको समझ में आ गया कि सोलर सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं, प्लैनेट, ये आपको रेंज बता दी। अब हम थोड़ा आपको सन की ओर ले चलते हैं, फिर दोबारा रिपीट कर देंगे हम। सन क्या है? यहाँ पर दिया गया है द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका केंद्रीय जो सेंटर है वो क्या है? सूरज है। और सूरज जो हंग एंड मेड, जो एक किस्म से हंग है, मेड बना हुआ है। किससे बना हुआ है? गैसों से बना, एक्सट्रीमली हॉट गैसेज, गर्म गैसों से बना है। उन गैसों का नाम अगर हम बताएं आपको तो सूर्य उन अत्यधिक गर्म गैसों से बना है जिसको हम हाइड्रोजन और हीलियम की गैसों के नाम से भी जानते हैं, पाई जाती हैं, है ना। और एक बात ये है, यह बहुत बड़ा है, हमारी पृथ्वी जैसे। इसमें मान लो ये जो हमारी अर्थ है उसके जैसे सन में मान लो 13 लेक सर्किल व्याप्त हो सकते हैं, समा सकते हैं, जिसको हम बता सकते हैं सौरमंडल समूचे ऐसे सूर्य में, है ना। सौरमंडल को ऊष्मा एवं प्रकाश प्रदान करता है। ये जो गैसेज हैं हीलियम और हाइड्रोजन, ये सन में है। तो सन से पूरे सौरमंडल में ये ऊष्मा और प्रकाश प्रदान होता है ना। सौरमंडल बिल्कुल अंधकार होता। अब ये समझ लीजिए कि अगर सन ना होता हमारे सोलर सिस्टम में तो हमारी ज्योग्राफी कैसी होती है, हमारा वर्ल्ड कैसा होता, हमारी लाइफ ही नहीं होती। क्योंकि अगर हम बात करें, जब सन ना होता तो हीट कहाँ से होती, हीट ना होती तो हीट होती, चलो प्रकाश कहाँ से होता, है ना। तो ये दोनों चीज़ें हमें नहीं मिल पाती, क्लियर है। फिर इसी तरीके से हम बात करें, अगर हम जिस प्लेनेट पे हम रह रहे हैं जिसे हम अर्थ कहते हैं, वो हमारी
प्लैनेट्स अर्थ से सन से कितनी डिस्टेंस पर है, ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो ये प्लैनेट्स हमारा अर्थ से, ये सन हमारी अर्थ से लगभग है ये 150 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस पर है ना। अब हम बात करते हैं प्लैनेट्स के विषय में। प्लैनेट्स क्या हैं, थोड़ा ओवरव्यू करते हैं प्लैनेट्स की जानकारी में। तो इसे हम ग्रह कहते हैं। ग्रह कितने पाए जाते हैं, अब हम सौर मंडल के जो मूव कर रहे हैं, चारों ओर घूम रहे हैं, उस मैप में आपको दिखाया था, उसी तरीके से ये प्लैनेट्स हैं, है ना। तो प्लैनेट्स क्या करेंगे, मूव करेंगे किसके, सन के अराउंड, सन के चारों ओर घूमते हैं। सन के चारों ओर घूमने वाले देखो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, प्लैनेट्स होता है ना, सैटेलाइट होता है और उसके बाद में एस्ट्रॉयड होता है, मेटेरॉइड्स होता है और कॉमेट होता है ना। तो इन सब चीज़ें, ये तीनों आकार में ये सब घूमते हैं एक अपने अंतराल में। सैटेलाइट के नाम सुन लो, कौन कौन से प्लैनेट्स हैं। सबसे सूर्य के करीबी नियरेस्ट कौन सा है, मरकरी। सेकंड नंबर पर वीनस, थर्ड नंबर पर अर्थ है, फोर्थ नंबर पर मार्स है, फिफ्थ नंबर पर जुपिटर है, 6 नंबर पर सटर्न है और 7 नंबर पर यूरेनस है एंड 8 नंबर पर नेपच्यून है। ये प्लैनेट्स के नेम हो गए तुम्हारे। ठीक, अब हम बात करें प्लैनेट्स, ये चीज़ क्लियर कर लेना। और फिर मरकरी, अब हम वो चीज़ बता ही चुके हैं कितने टाइम में। इससे पहले एक जब 9 प्लैनेट्स के नाम से हम जानते थे कि हमारे सोलर सिस्टम में 9 ग्रह हैं, तब हम ये जानते थे कि जो 9 ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर घूमते थे। अब यहाँ पर थोड़ी चीज़ समझने वाली है। जो इसमें 2 ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य के क्लॉकवाइज दिशा में नहीं घूमते हैं। यहाँ पर ये बात समझ लीजिए, जो यहाँ हमने गिनाए हैं आपको ये समझ लीजिए। वीनस है और यूरेनस है, वीनस और यूरेनस, यानी कि वी और यू याद रखना, वी यू, ये दोनों ऐसे प्लैनेट्स हैं जो क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में नहीं घूमते। अदर जितने प्लैनेट्स हैं, मतलब 2 छोड़कर पूरे 6 प्लैनेट हैं, वो घड़ी की एंटी क्लॉकवाइज साइड में घूमते हैं, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं ना। ये चीज़ रेवोल्यूशन करना, रोटेशन, है ना। तो ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। और हमने बताया था कि इसके पहले मरकरी के एक और करीब एक प्लैनेट था जिसे हमने बोला प्लूटो के नाम से। इसे जब जोड़ा जाता था हमारे प्लैनेट्स में तो ये 9 प्लैनेट्स थे, है ना, 9 ग्रह के नाम से जाने जाते थे। लेकिन वो एक बॉडी बैठी जिसे हम इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन कहते हैं, जो इंटरनेशनल पर स्तर पर है, जिसमें प्लूटो को उसे ड्वार्फ प्लैनेट्स के नाम से दर्जा दिया गया कि बौने ग्रह के नाम से वो सारी जो कंडीशनें होती थी फुलफिल नहीं कर पा रहा था, कि कहा जा रहा था इसके विषय में कि ये जो ग्रह की कंडीशन होती है कि वो छोटे छोटे उल्कपिंड और उपग्रहों को अपने साथ आकर्षित करके वो मूव कराए, वो उसकी कंडीशन नहीं हो पा रही थी, इसलिए उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था, है ना, 2006 में। ये क्लियर कर लेना। फिर क्या है, अब हम बात करेंगे अर्थ की। अर्थ जिसे हम भूआब भी कहते हैं, जॉइड कहते हैं, यहाँ पर दे रखा जॉइड मीन्स भूआब, है ना। ये पृथ्वी जो है सबसे नियरेस्ट है, ये तीसरे नंबर पर आता है हमारे ग्रहों में मतलब अगर इसका सन से दूरी पूछी जाए तो तीसरे नंबर पे है। साइज के रूप में पूछा जाए तो इसकी दूरी
साइज कितना है, तो साइज इसका है 5वां। ग्रहों में अगर साइज के आकार में पूछा जाए तो इसका क्षेत्रफल 5वें नंबर पर है, लार्जेस्ट है ना। और ये अपने फिल्टर, ये अपने पोल्स, 2 पोल्स ये अपने पोल्स पर है ना, गोलाकार है। और ये, और आगे देखते हैं इसकी कंडीशन क्या क्या होती हैं। और एक ख़ास बात है, ये पृथ्वी एक अनोखी है, अनोखा ग्रह है। हमारा जो अर्थ है एक अजीब, बहुत अच्छा ग्रह है, जिसकी ध्रुवों पर जो पोल्स हैं उस पर ये चपटी हुई है। मतलब नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये जो दोनों पोल होते हैं उस पर ये अर्थ जो है हमारी चपटी है ना। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उसके बीच में इक्वेटर लाइन है, ये चीज़ याद रखना है ना। उस पर चपटी हुई है और इसके चारों ओर जो राउंड है, मूव है, चारों ओर इसके वायुमंडल का घेरा पाया जाता है, बेल्ट पाई जाती है ना। और इसे हम पहले अभी बता चुके हैं आपको, इसे नीला और हरा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ब्लू और ग्रीन प्लैनेट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो कहने का मतलब ये ब्लू और ग्रीन क्यों जाना जाता है। ब्लू का मीन्स यहाँ पर ये आ जाता है कि यहाँ पर ब्लू इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो हमारा पृथ्वी है उस पर वाटर अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए उसे नीले स्पेस से हम देखते हैं तो वो नीला भी दिखाई देता है। और यहाँ पर भूमंडल जो हरे भरे हैं उसको देखने में हमें हरा भी दिखाई देता है, तो इसलिए ये ब्लू और ग्रीन दोनों के नाम से भी जाना जाता है ना। नीला ग्रह और हरा ग्रह भी जाना जाता है, अंतरिक्ष से नीले दोनों कलर दिखाई देते हैं, है ना। अब हम बात करेंगे मून, सैटेलाइट। सैटेलाइट के विषय में थोड़ा अच्छा हम बता देते हैं, सैटेलाइट क्या होता है। सैटेलाइट क्लियर किया कि नहीं किया, अभी नहीं किया। चलो, सैटेलाइट भी एक ऐसा ही आकाशीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा भी करता है और ग्रहों की भी, सन के मूव करता है और प्लैनेट्स के भी मूव करता है। प्लैनेट्स के मूव करते करते वो सन के भी मूव कर जाता है ना। तो ये जितने उपग्रह होते हैं उनकी ये कंडीशन होती हैं, है ना। फिर हम बात करते हैं मून की। अब मून क्या है, चंद्रमा। अगर हम बात करें तो हमारी अर्थ का जो सैटेलाइट है वो मून है ना, चंद्रमा है और एक मात्र उपग्रह है। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें, यह व्यास है ना, जिसे हम इसकी इक्वेटर की बात करें, व्यास कितना है, 1/4 है इसका, 1 इक्वेटर है ना। और इसकी दूरी पृथ्वी से देखी जाए मून की कितनी है, 3,84,400 km/h है ना, होती है। कंपेयर करें डिस्टेंस ऑफ अर्थ से, इतनी दूरी है ये। और ये मून जो है मूव करता है राउंड के कितने डेज में, अर्थ के कितने डेज में राउंड करता है, 27 डेज में। मतलब इसे पृथ्वी के चारों ओर घूमने में लगभग कितना समय लगता है, यानी कि 27 दिन का टाइम लगता है एक्सटर्नली। ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब ये समझ लीजिए आप, पूरा मतलब 30 दिन नहीं लगता इसको चंद्रमा में को पृथ्वी के घूमने में, है ना। ये 27 दिन में ही पूरा कर लेता है टाइम, है ना। विजिबल, द मून इन विजिबल टू अस द अर्थ। फिर क्या है, मून डज नॉट द कंडीशन फेवरेबल द लाइफ। इस तरीके से ये घूमा करता है। फिर अब नेचुरल मतलब आर्टिफिशियल भी सैटेलाइट बनाए गए हैं, जैसे लॉन्च किए जाते हैं पृथ्वी से, ये सन के ओर ऑर्बिट करते हैं, घूमते हैं, है ना। अब हम बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं प्लेन एंड द डेसिन। पृथ्वी पर अगर ऐसे कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, ये पृथ्वी के निकट है, जो इसके अकॉर्डिंग है ये बहुत
एक किस्म से अच्छा दिखाई देता है, चमकीला दिखाई देता है ना। सरफेस सतह देखें अगर तो सतह इसकी किस तरीके से है, कहीं गड्ढा कहीं कुछ, इसलिए हमें धब्बा टाइप में दिखाई भी देता है एस्टेरॉयड की वजह से, है ना। जो हमें डिब्बा ऐसे दिखाई देते हैं मून में रात्रि में गड्ढा जैसे, तो ये शेडो सरफेस इसकी सतह समतल नहीं है, बराबर नहीं, कहीं खाली कहीं ऊंची, इस तरीके से हम बात कर रहे हैं अब एस्टेरॉयड की विषय में। एस्टेरॉयड मीन्स क्षुद्र ग्रह। अब क्षुद्र ग्रह को हम जान लेते हैं। ये देखो, हम मार्स और बृहस्पति की अगर बात करें, मतलब मंगल और जुपिटर के बीच में जो एक हमने बताया था उस समय की, आपको दिखाया था, यहाँ पर देख लीजिए भी एक बेल्ट बनी है एस्टेरॉयड की। ये जो मैप दिखाया था कहाँ गया, ये मैप, ये एस्टेरॉयड बेल्ट बनी हुई है। ये मार्स है आपका, मार्स और जुपिटर के बीच में ये एस्टेरॉयड बेल्ट बनी है। ये क्षुद्र ग्रह की बेल्ट है। ये क्षुद्र ग्रह, इन्हें ही क्षुद्र ग्रह कहते हैं ना। ये सूर्य के परिक्रमा करते हैं। खगोल विधियों के अनुसार अगर पूछा जाए, है ना, ये जो करोड़ों वर्ष पहले एक विस्फोट हुआ था जो सब टूट गए थे, तो ये आज भी ग्रहों में नहीं मिल पाए हैं, तो उसके कारण ये बिखरे हुए हैं। ये इसके बीच में जो पट्टी बनी हुई वाइट, ये एस्टेरॉयड बेल्ट की है। ये मूव करते हैं सन के राउंड, है ना। अब हम आगे फिर बढ़ते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद में, तो इसीलिए ये ध्यान में रखते चलो हम कहाँ पढ़ रहे हैं कहाँ नहीं। अब हम मेट्रोरॉइड्स के विषय में जानेंगे, मतलब उल्कापिंड क्या है। उल्कापिंड अब हमें समझ लेना चाहिए। यहाँ पर उल्कापिंड वो चीज़ें होती हैं जो सूर्य के चारों ओर, रॉक्स मीन्स पत्थर, एक मीन पीसेस, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक, छोटे छोटे टुकड़े पत्थर के जो मूव करते हैं, विच मूव्स अराउंड द सन, उन्हें हम उल्कापिंड मेट्रोइस्ट कहते हैं, मेट्रोरॉइड्स कहते हैं। समझ रहे हो। सम टाइम, कुछ समय पहले अगर पूछा जाए तो ये कम नियर द अर्थ, कभी ये पृथ्वी के निकट आ जाते हैं तो ये वायुमंडल का जो घेरा है उसमें रगड़ते हैं, और रगड़ने में उसमें बर्निंग होती है, एयर में फ्लैश होता है, तो ये बर्न हो जाते हैं, बर्न में जलने लगते हैं, जल के फिर सम टाइम्स एट द मेट्रो विदाउट द हैंड कम्प्लीटली बर्नड और फॉल्स ऑन द अर्थ, और फिर पृथ्वी पर आकर गिर जाते हैं। समझ रहे हो। टुकड़े में चट्टान बनकर टूट जाते हैं। इन्हें टूटता हुआ तारा भी हम लोग कहते हैं। समझ रहे हो। इसी को उल्कापिंड के टूटते हुए तारा कहा जाता है। ये पत्थर के टुकड़े हैं, है ना। अब हम बात करेंगे आपको जिन्हें हम कॉस्टोमेट भी कह सकते हैं, और एक चीज़ और है यहाँ पर कि हम पुच्छल तारा अथवा धूमकेतु और चट्टान, बर्फ, धूल के गैस, ये आकाशीय सब पिंडे हैं, है ना। इसमें देखो एक ग्रेविटेशन जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जिसे हम कहते हैं, ये सब इस तरीके से धूमकेतु होते हैं जिनकी एक चमकीली पूंछ की तरीके से ये मूव करते हैं, है ना, जिसे हम पुच्छल तारा भी कहते हैं। अब कुइपर मेखला की हम बात करते हैं, बेल्ट, ये चीज़ थोड़ा दिमाग में बैठा लो, हम अलग से थोड़ा बता देते हैं। जो नेपच्यून के आखिरी सिरे पर अगर हम बात करें, एक डिश टाइप में है, इसका आकार विशाल पट्टी से है, उसे असंख्य मतलब काफ़ी खगोल पिंड उसमें उपस्थित हैं और कई बर्फ से बने हैं। उन्हें हम धूमकेतु या इसी तरीके के और भी चीज़ें कहते हैं, जिन्हें आकाशीय पिंड भी कहते हैं, जिसे हम कुइपर में बेल्ट भी बोलते हैं, वो कुइपर मेखला इसे इंग्लिश में कहा जाता है। और एक चीज़ हम बोल चुके थे वहाँ पर, IAU, जिसे समझ चुके होंगे कि एक अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ है ना।
और इसके द्वारा 24 अगस्त मतलब सन 2006 को इसे प्लेटो को हटा दिया गया था, नवा दर्जा दिया गया था। अब हम बात करेंगे देखो इसकी यूनिवर्स की और गैलेक्सी की। यूनिवर्स क्या है? आकाश गंगा जिसे हम कहते हैं, गैलेक्सी को आकाश गंगा कहते हैं। ये हंग द सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार। ये एक ऐसा वायुमंडल, ये एक ऐसा हमारे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में एक ऐसा यूनिवर्स है जिसमें मान लो कि हजारों गैलेक्सियाँ पाई जाती हैं, आकाश गंगाएँ पाई जाती हैं। हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है। अगर हम अपनी गैलेक्सी का नाम बताएं तो हमारी गैलेक्सी कौन सी है? मंदाकिनी है ना। तो उसमें हजारों गैलेक्सियाँ पाई जाती हैं यूनिवर्स में। ये लगभग ये मान लो मिल्की वे भी कहते हैं। अगर हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं, जिस आकाश गंगा का हमारा सौरमंडल है, उस आकाश गंगा को हम मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं। समझ रहे हो? और इसमें लगभग ये भी चीज़ जानकारी रख लो आपकी 1 अरब तारे हैं, यानी कि बहुत लार्जेस्ट नंबर है ये। और जो इसमें 1 अरब तारे हैं, तो ये मान लो जो हमारा सोलर सिस्टम है उसी गैलेक्सी का एक पार्ट है ना। और ऐसे अनेकों गैलेक्सी मिलकर क्या एक यूनिवर्स बनाती हैं। समझ रहे हो? और हम जिस गैलेक्सी में हैं, हम उस गैलेक्सी में हमारे जैसे पता नहीं कितने सोलर सिस्टम होंगे, है ना। तो ये आप चीज़ क्लियर कर लो कि जो हमें यहाँ पर दिखने को मिल रहा है, यानी कि ये यूनिवर्स है। समझ लो ये यूनिवर्स है। यूनिवर्स में ये गैलेक्सियाँ हैं, पता नहीं हजारों, कितनी अरबों तारों की गैलेक्सियाँ होंगी। इस तरीके से सूर्य जैसा सौरमंडल है, उस तरीके से अरबों तारों की गैलेक्सियाँ होंगी। और जो हम मिल्की वे गैलेक्सी में है, उसी में हमारा सोलर सिस्टम है ना। यूनिवर्स में यानी कि अरबों तारों की गैलेक्सियाँ होंगी, हजारों गैलेक्सियाँ होंगी। और जिसमें जो एक गैलेक्सी है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है, उसमें भी हजारों सोलर सिस्टम होंगे, है ना। उस सोलर सिस्टम में मेरा भी एक सोलर सिस्टम है जिससे हम सौरमंडल कहते हैं, जिसमें हमारा प्लैनेट्स अर्थ है, जिस पर हम रह रहे हैं। समझ रहे हो? करोड़ों आकाश गंगाएं मिलकर तब हमारा ब्रह्मांड बना है, यूनिवर्स बना है। समझ में आ गई होगी बात, हमें लगता है ना। और एक चीज़ यहाँ पर एक चीज़ याद रखो, प्रकाश वर्ष जिसे हम लाइट ईयर कहते हैं, ये प्रकाश की दूरी मापक का एक यंत्र होता है ना। इसकी अगर दूरी की बात करें तो हम ये मान सकते हैं कि 946 अरब खरब किलोमीटर होती है ना। तो अब हम बात करेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, बिग बैंग की थ्योरी को जानेंगे कि बिग बैंग है क्या आखिरकार। देखो पहले है ब्रह्मांड में फिर आकाश गंगा, फिर मतलब यूनिवर्स, फिर आकाश गंगा, फिर उसके बाद में क्या है सौरमंडल में फिर सूर्य प्रधान हो गया, फिर सूर्य के ग्रह, फिर ऐसे आकाशीय पिंड अनेक उत्पत्ति होती गई, तब जाकर हमारा यूनिवर्स बना, है ना। अब हम बात करेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, बिग बैंग थ्योरी कैसे हुई। अब हमें ये जानकारी ले लेनी चाहिए। चलो फिर पढ़ाते हैं आगे।